तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी ऐसे राइटिंग की जो क्लास है यानी पहली आरओ की क्लास है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऐसे राइटिंग करनी है, क्या करना है। ठीक है, पहली बात तो ध्यान से सुनना कि क्योंकि 100 नंबर का आपका पेपर है ऐसे राइटिंग का आरओ मेंस के लिए, और इस ऐसे राइटिंग को कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको बच्चों की तरह लिखाएगा ये लाइन लिखो इसका मतलब ये है, ऐसा ऐसा कोई नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे राइटिंग के लिए बच्चों आपको खुद से ही तैयारी करनी है और उसके लिए आपके पास समय भी काफ़ी है। यानी मिनिमम अभी से भी अगर आप मान के चलो मिनिमम 6 महीने से ज़्यादा आपको समय में है। मतलब यानी अभी देखो अभी कितनी डेट होगी, आज 10-11 जनवरी होगी, उसके बाद आपका प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आएगा लगभग इस महीने के एंड या फेब मिड तक, लगभग 15 फरवरी तक कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा प्रीलिम्स का रिजल्ट। उसके आप फॉर्म वगैरह भरवाते हैं, आरओ मेंस की फॉर्म आपको भरवाएंगे। फॉर्म भराने के बाद 5-6 महीने का जो आपके पास समय होगा बच्चों वो मिल जाएगा मिनिमम। ठीक है, 5-6 महीने का समय तो मिलता ही मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपके पास उस चीज़ को तैयार करने के लिए पर्याप्त मात्रा में अभी भी समय है। अब मेन चीज़ आती है कि हम सर ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करें तो कैसे करें और क्या उसके सोर्सेज होंगे। देखो किताब जहाँ तक मैं समझता हूँ आप कोई भी किताब उठा लो बच्चों, ऐसे राइटिंग की ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब कहाँ से करेंगे क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास एक किताब का होना जरूरी है ताकि आपको एक मॉडल ऐसे का आइडिया आ जाए। यानी आप किस तरीके के ऐसे लिखे जाते हैं, किस किस तरीके से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, यानी किस तरीके से हम लोग उसको अपने आप में समझते हैं, वो ध्यान में रखने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं आप लोग एक मॉडल ऐसे को समझने के लिए किताब का लेना आपको बहुत ज़रूरी है। चाहे तो आप दृष्टि आईएएस की ऐसे ले लें या आप जो स्पेक्ट्रम की ऐसे है वो लिख लो। मतलब कोई ना कोई एक ऐसे राइटिंग की किताब अगर आपके पास होगी तो आपको ठीक ठाक सा फील होने लग जाएगा। यानी आप खुद ही लगने लगेगा कि यार हाँ हम लोग जो है ऐसे राइटिंग इस तरीके से करते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मेन चीज आती है कि हम आप लोग किस स्तर से यानी किस लेवल के ऐसे को आप तैयार करेंगे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके 3 क्वेश्चन हैं ऐसे के 35 और 30 नंबर के। पहला 35 नंबर का, दूसरा 35 का और तीसरा 30 नंबर का। और जो ऐसे होगा बच्चों वो आपको 600 शब्दों में लिखना है। यानी 600 शब्दों का मतलब मान के चलिए एग्जामिनेशन हॉल पे जो आपको कॉपी मिलेगी वो प्लेन कॉपी मिलती है, दोनों साइड से उसकी लाइनिंग होती है, उसके बीच में आप लिखते हैं। ठीक है, यानी पहला पेज, उसके पीछे सेकंड पेज, उसके पीछे थर्ड पेज, देन लगभग फोर्थ में एंडिंग, यानी हाफ में एंडिंग। इतना लगभग कहीं आपको लिखना पड़ता है। यानी 600 शब्द का ये मतलब मत समझना कि 600 ही लिखना है, 600 से 800 शब्द के बीच चल जाता है। ठीक है, उसके ऊपर की कहानी फिर वो मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप कितना लिख लो कुछ करो टाइम बर्बाद हुआ। ठीक है, तो आपके दिमाग में जो विचार आते हैं, जो अच्छे थॉट्स हैं ऐसे राइटिंग पे उस पर्टिकुलर टॉपिक, वो विद इन 600 वर्ड के पहले ले आना, मतलब 600 वर्ड से के आसपास ही आना। 600 वर्ड के बाद जो लिखोगे वो 150-200 शब्द का जो एक्सटेंड आप लोग करोगे वो चल जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 3 ऐसे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करना, जैसे क्वेश्चन आपके पास सिलेबस होगा, क्वेश्चन नंबर 1 होगा ऐसे का, उन तीनों ऐसेज में आप ये तय कर लेना आप किस सेक्टर का ऐसे लिखना चाह रहे हैं। समझ रहे ना आप, जैसे पहला है साहित्य व समाज, कुछ इस टाइप का है। उसके अलावा एक राजनीतिक क्षेत्र है उसमें, दूसरा एक सामाजिक क्षेत्र, यही तो है ना। 3 फील्ड शायद फर्स्ट ऐसे में उसने दिए हैं, साहित्य वाला सेक्टर है और राजनीतिक फील्ड है और सामाजिक फील्ड है। ठीक है, अब जैसे आप जो किताब लेके आएंगे ऐसे राइटिंग की, आपने जैसे स्पेक्ट्रम ले ली निबंध की, आपने कहा यार चलो ठीक है मैं भाई सामाजिक क्षेत्र में लिखता हूँ और एक कंफर्ट जोन में मैं लिखूंगा, क्योंकि साहित्य में उतना अगर नहीं लिख पाऊंगा तो सामाजिक क्षेत्र में अगर मैं लिखूं या फिर राजनीतिक क्षेत्र में, तो आप क्या करना सामाजिक क्षेत्र के जो एसेज हैं, यानी सामाजिक क्षेत्र में जाइए, महिलाओं की भूमिका हो गया या इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं कहीं पे, ठीक है, महिला सशक्तिकरण है या आप अपने आप में इस तरीके के कोई भी टॉपिक होते हैं तो वो सामाजिक क्षेत्र के टॉपिक कहलाते हैं। ठीक है, या आपसे मतलब पॉलिटिकल सेक्टर के आपने कहा कि मैं राजनीतिक क्षेत्र लिखूंगा तो आप लिख सकते हो मीडिया की क्या भूमिका है, लोकतंत्र जो है कितना प्रभावशाली है, ठीक है, लोकतंत्र में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें। यानी राजनीति में महिलाओं की भूमिका पे भी आ सकता है इस बार क्वेश्चन, जो अभी 128 से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था ना, यानी जो विधेयक था, तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक महिलाओं को जो लोकसभा वगैरह में जो आरक्षण देता है 1/3 सीट है, तो कहीं ना कहीं वहां से भी इस बार निबंध उठाए जा सकते हैं। तो आपने तय कर लिया कि आप किस सेक्टर के लिखने वाले हैं, तो आप उस सेक्टर के बाद क्या करेंगे, उसके शॉर्ट नोट बनाना शुरू कर देना। आप निबंध घर पे पूरा नहीं लिख सकते बच्चों, आपको शॉर्ट नोट बनाना होगा। और शॉर्ट नोट बनाने का तरीका वही होता है, जैसे आपने सपोज महिला सशक्तिकरण पे लिखा, अगर मतलब आप महिला सशक्तिकरण पे आप लोगों ने लिखना शुरू किया, आपने कहा कि मैं महिला सशक्तिकरण का टॉपिक बनाऊंगा, सबसे पहले आप बताओगे उसका एंशिएंट यानी प्राचीन भारत में क्या कंडीशन रही थी महिलाओं की। ठीक है, उसके बाद प्राचीन से लेके आप वर्तमान तक पहुंच जाएंगे, यानी आपको ऐसा नहीं कि वर्तमान तक ही आप 200 शब्द खा जाएं,
प्राचीन से लेके वर्तमान तक आने पे आप 60-70 वर्ड में अपना 60 से 70 जो शब्द हैं उसमें अपना एक इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्शन करने के बाद जैसे महिला सशक्तिकरण के बारे में आप लिखना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप इसको इंट्रोड्यूस कराओगे कि ये होता क्या है, महिलाओं की भूमिका, यानी कहीं ना कहीं उस टॉपिक की एक भूमिका लिखोगे आप, ठीक है, यानी भूमिका इंट्रोड्यूस कराओगे उस टॉपिक को कि आप है क्या। तो जैसे आपने कहा कि 40 से 50 वर्ड में आपकी भूमिका आ गई, ठीक है, 40 से 50 वर्ड के अंदर भूमिका, ऐसा नहीं कि एक एक पेज भूमिका ही लिख दो, आपको तो अपना कंटेंट देखना है ना। तो आप महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या क्या लिखना चाहते हैं, क्या आपको महिला सशक्तिकरण के बारे में पता है, उसका सबसे पहले एक भूमिका ऐसी होनी चाहिए बच्चों जो सब कुछ कह दे 40-50 वर्ड में, कि मतलब एक प्रकार से होता है ना कि हवा में भी लिखना है उसको, वो मतलब कम शब्दों में अधिकतम आ जाए, इस तरीके की भूमिका तैयार करनी पड़ेगी। देन आपने प्राचीन से लेकर वर्तमान तक 60 से 70 वर्ड में आ जाओगे, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं आपके 120-130 वर्ड हो जाएंगे। उसके बाद उसके महिला सशक्तिकरण के डायमेंशंस देखोगे, यानी महिला सशक्तिकरण क्यों जरूरी है, क्या उसके लिए प्रयास किए जाने। अब देखो आपने जैसे तीसरा कहा कि महिला सशक्तिकरण क्यों जरूरी है, ठीक है, क्यों जरूरी है, तो फिर उसके बाद बताओगे कि इसके फायदे क्या हैं, मतलब ठीक है, उसके बाद बताओगे सरकार क्या कर रही है, सरकार के प्रयास, ठीक है, सरकार क्या कोशिश कर रही है मतलब महिला सशक्तिकरण के लिए, ठीक है। इसके बाद अपना व्यू, मतलब क्या किया जा सकता है, भविष्य की क्या नीति है, भविष्य की नीति महिला सशक्तिकरण के लिए क्या और किया जा सकता है, मतलब क्या और किया जा सकता है, ठीक है, और लास्ट में उसकी एंडिंग, इस तरीके से। यानी आपने क्या किया, आपने उसके हर डायमेंशंस को छुआ, ठीक है। तो आप जैसे आपने कहा कि यार चलो मैंने सोच लिया कि मैं सामाजिक क्षेत्र के निबंध लिखूंगा, अब आप जो किताब लेके आओगे उसमें सामाजिक क्षेत्र के निबंध की हेडिंग बनी होगी, उसमें आप चेक करना कि सामाजिक क्षेत्र के निबंध में कौन कौन से निबंध जनरली पूछे जाते हैं। आपको ये तो पहले यही देखना पड़ेगा ना कि सामाजिक क्षेत्र के निबंध अगर पूछ रहा है तो उसके सेक्टर कौन कौन से हैं, कि किसके सेक्टर के जो टॉपिक हैं सामाजिक क्षेत्र में वो पूछे जाते हैं। तो आप सामाजिक क्षेत्र के निबंध लिखने की जैसी बारी आई, आप क्या करोगे, उन निबंध को एक एक करके शुरू करके उसके शॉर्ट नोट बनाना शुरू कर दोगे। शॉर्ट नोट मतलब सबसे पहले जैसे आपने पॉइंट नंबर 1 लिखा कि मैं इसके बारे में ये लिखूंगा, पॉइंट नंबर 2 बनाया आपने ऐसा लिखना है, पॉइंट नंबर 3 आपने कहा इस क्षेत्र के बारे में लिखूंगा, पॉइंट नंबर 4 ऐसा। तो इस जो शॉर्ट नोट बनाओगे इसको आप किताब से पढ़ोगे, यानी पढ़ोगे किताब से, अपनी कॉपी में क्या करोगे, इसका शॉर्ट नोट बनाओगे। शॉर्ट नोट बनाओगे तो आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप पूरा निबंध याद करके नहीं जा सकते हैं, आपके दिमाग में वही शॉर्ट नोट रहेंगे बच्चों, ठीक है। यानी आपने सपोज सामाजिक क्षेत्र के 15 अलग अलग सेक्टर के या 10 अलग अलग सेक्टर के, सपोज 10 सेक्टर, यानी 10 आपने सामाजिक क्षेत्र के निबंध घर पे तैयार कर लिए, ठीक है। अब मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं कि आप सामाजिक क्षेत्र भी, राजनीतिक क्षेत्र भी, साहित्य क्षेत्र भी, हर निबंध में आपने, क्योंकि ये क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हैं, एक तीनों का एक ऐसा रख के चलो जो आप सोच रहे हो कि आप लिखोगे, उसको सबसे बेहतर तरीके से तैयार करो। किस्मत खराब रही, बाई चांस वो नहीं आया, तो सेकंड ऐसे करो, आप एक ऑप्शन के रूप में तैयार करना, लेकिन वो अभी नहीं। सबसे पहले आप ये तय कर लीजिए कि आप किस सेक्टर के एसेस को लिखना चाहेंगे, तो तीनों क्वेश्चंस के उस सेक्टर के एसेस को बनाना शुरू कर दीजिए। वो जब बनाएंगे, जब वहां आपको लगेगा कि हाँ आप कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन पे पहुंचने लगे, देन आप क्या करोगे बच्चों, उसके बाद सेकेंडरी उसको पकड़ोगे कि सेकंड ऑप्शन हमें क्या लेके चलूं, ताकि किसी वजह से अगर ये ऑप्शन में नहीं आता है तो मैं कहां से उसको लिंक कर सकूं। और ध्यान रखना बच्चों, हमेशा निबंध को आप, क्योंकि राज्य का निबंध लिख रहे हैं, मतलब राज्य का एग्जाम दे रहे हैं, तो अपने स्टेट से कनेक्ट करना है, यानी यूके से कनेक्ट होना चाहिए वो निबंध, ठीक है। कोई भी निबंध लिखने हो तो उसको राज्य से पक्का कनेक्ट करना, उसका जो भी निबंध लिख रहे हो उसके परिप्रेक्ष्य में जो भी आपको फैक्ट आता है आपके राज्य से, यानी राज्य सरकार की स्कीम हो या कोई भी चीज हो, उसको पक्का कनेक्ट करना। दूसरा चीज बच्चों, करंट से कनेक्ट करना, क्योंकि ऐसे राइटिंग वाला जो ट्रेडिशनल ऐसे होते हैं ना, वो तो पढ़ पढ़ के बोर हो जाएगा आपका एग्जामिनर। तो आपने करंट से लिंक कर दिया, उत्तराखंड से लिंक कर दिया, तो आपको कहीं ना कहीं इससे बहुत क्या होंगे, फायदे होंगे। यानी आपको दोनों चीजों से लिंक करना है, करंट से लिंक करना है और उत्तराखंड से लिंक करना है उन एसेज को, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप क्या करेंगे, आप पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए, जितना मैं आपको समझ पाता हूं, कि तीनों एसेज का एक सेक्टर, तीनों सेक्शन का आप ये तय कर लीजिए कि आप किस सेक्टर पे लिखने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो आप किताब लाएंगे उन सेक्टर के 10-10 एसेज आप अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। 10-10 एसेज का मतलब ये नहीं कि आप पूरे सारा का सारा ऐसे नोट करेंगे, आप उसका पॉइंट वाइज तैयार कीजिए। देन आपको एक ऐसा वाला ऐसे मिलेगा एग्जाम में जो कहीं ना कहीं आपने तैयार किया उससे मिलता जुलता, सेम नहीं आएगा, पहली बात बता रहा हूं, ठीक है।
सेम नहीं आएगा। तो मिलता जुलता ऐसे अगर आपको लिखने को आए तो आप इन 10 ऐसेज के जो की पॉइंट घर पे नोट किए हैं आपने हर सेक्शन के 10-10 ऐसे बना के, उन की पॉइंट्स को रिकॉल करोगे। और ध्यान रखना मैक्सिमम चीज रिपीट होती है बच्चों। जैसे आपने एक ऐसे तैयार किया, दूसरा तैयार करोगे, लगभग मिलता जुलता होता है, मैच करेगा ही करेगा। मतलब वो टॉपिक जो दिया होगा उसके बारे में तो बताएगा, लेकिन उसके बाद उसके अलावा जो भूमिका होगी उसके बारे में, जो थोड़ा सा उसका प्राचीन से लेकर वर्तमान तक, या कहीं उसका भूगोल, कहीं उसकी अर्थव्यवस्था जो लिंक करेगा, कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें आपस में कनेक्टेड रहती। तो इतना मुश्किल नहीं है कि आप लोग ऐसे नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसको सबसे ईजिएस्ट वे यही होता है कि आप जिस किताब को लेके आएंगे और पहले सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप किस सेक्टर का निबंध लिखने वाले हैं। देन आप आज से ही शुरू हो जाइए। आपने कहा कि नहीं मैं जो सामाजिक क्षेत्र का लिखूंगा, तो आप किताब में देखिए कि सामाजिक क्षेत्र के निबंध कौन कौन से हैं। उन सामाजिक क्षेत्र के निबंध को पढ़ना शुरू कीजिए और उसके शॉर्ट नोट मतलब पॉइंट वाइज भी बनाएंगे तो चल जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब पॉइंट वाइज बनाएंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, सारे जैसे 10 ऐसे आपने सामाजिक क्षेत्र के बना दिए और पॉइंट वाइज एक ऐसे जो होगा वो 2 पेज से वाला नहीं बनेगा घर पे पॉइंट वाइज, ठीक है, उसको तो खोलोगे एग्जाम में ना आपने जैसे कहा कि ये क्या होता है तो आपने किताब से पढ़ोगे ना, उसको तो रटोगे किताब से, लेकिन क्या होता है करके जो लिखना है वो तो आपको पता होगा ना कि एग्जामिनेशन हॉल पे पहला पॉइंट में क्या होता है लिखने इसके बारे में। फिर उसको कनेक्ट कहाँ किया है आपने पॉइंट रिकॉल करोगे कि मैंने इस सेक्टर से जोड़ा था, वहां मैंने ये पढ़ा था। पढ़ना किताब से है, लेकिन शॉर्ट नोट आपने कॉपी में बनाने हैं पॉइंट वाइज कि मैं किस किस सेक्टर के बारे में निबंध लिखूंगा, किस किस जगह से निबंध में टॉपिक डालूंगा, पॉइंट डालूंगा। तो इससे क्या होगा, जब आप 10 ऐसे तैयार कर लेंगे तो सामाजिक क्षेत्र का जो आपको निबंध देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं इन 10 ऐसे के पॉइंट से कनेक्ट करेगा। यानी आपको याद आ जाएगा कि यार हाँ मैंने जो 10 एसेस पढ़े भले ही उससे डायरेक्ट नहीं है, लेकिन उन एसेस के जो पॉइंट लिखे हैं वो कहीं ना कहीं इसमें काम आएंगे, तब जाके आप 600 शब्दों का एक ठीक ठाक निबंध लिख पाएंगे बच्चों। ये होता ही सच्चाई। आप घर से रट के ऐसे नहीं कर सकते हैं। आपको सबसे पहले उस सेक्टर को समझना होगा, उस सेक्टर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है, देन उसके कहाँ कहाँ से पॉइंट आप लिख सकते हैं, आपके राज्य से क्या कनेक्ट करता है, आपके करंट अफेयर से वो टॉपिक कहाँ कनेक्ट करता है, आप इस तरीके से पॉइंट्स बनाइए, तब जाके आपको एग्जामिनेशन हॉल पे कॉन्फिडेंस आएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 की बात। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, उसके भी 35 नंबर हैं और 600 शब्दों में वो भी लिखोगे आप। वहां भी चेक करोगे कौन कौन सा फील्ड उसने दिया हुआ है एसएस के लिए, ठीक है। आपने पकड़ा, उसने कहा कि यार इस सेक्टर से, इस सेक्टर से, उस सेक्टर से, अलग अलग सेक्टर के उसने क्या रख दिए, निबंध रख दिए। आपने कहा नहीं यार मैं सेकंड वाले में जो है कृषि एवं पर्यावरण करूँ, सॉरी कृषि का और उद्योग करूँ, या जो आपका इकोनॉमी सेक्टर का है या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सेक्टर का। आपने दिमाग लगाया कि यार मैं एक काम करता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर का, यानी साइंस और एनवायरनमेंट से कहीं ना कहीं अपने निबंध को तैयार करता हूं। आपने कहा मैं इस सेक्टर का अच्छा लिख सकता हूं, तो कहीं ना कहीं आपको यह फायदा होगा उस सेक्टर का लिखने में कि आप उसी तरीके से उसको क्या करेंगे, पॉइंट वाइज बनाएंगे। पॉइंट वाइज बनाएंगे तो आपके लिए क्या होगा, सपोज 10 ऐसे आपने उस सेक्टर के बना दिए। मेहनत तो है बच्चों, इतना आसान नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। अगर आपका बहुत नॉलेज नहीं है किसी टॉपिक के बारे में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और ये पूरा 100 नंबर का पेपर है। ऐसा नहीं कि हम लोग इसको बहुत लाइटली लेने की यार निबंध ही ये लिख लेंगे, हाथ पैर फूल जाते हैं, थॉट नहीं आते। ध्यान रखना कहां से शुरुआत करूं ये भी पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग करना बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर आप स्टार्टिंग कर लेंगे देन उसका फ्लो बनता है, और हमेशा याद रखना ऐसे आपका टूटना नहीं चाहिए, मतलब टूटना नहीं चाहिए का मतलब आप जिस तरीके से एक फ्लो में लिख रहे हैं उसी फ्लो को आगे कंटिन्यू करेंगे, तब जाके आपको ऐसे राइटिंग में फायदा होगा। पता लगा आपने यहाँ ईरान की कर दी, वहां तुरान की कर दी, ठीक है, और यहाँ तेहरान की कर दी, वो इधर उधर हो जाएगा सब। इस तरीके से नहीं, एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है कि सेंटेंस न टूटे आपके, आप जिस फ्लो में आ रहे हैं उस फ्लो को कंटिन्यू कीजिए। अब आपने सबसे पहले बताया इसको क्या है, फिर उसका ऐतिहासिक भूमिका बता दी, उसके बाद सीधे उसको पता नहीं कहाँ कनेक्ट कर दिया, फिर बीच में मॉडर्न में क्या हुआ, आधुनिक भारत में उसके बारे में क्या हुआ वो बता रहे हो, उसके बाद आपने सरकार की योजनाएं डाल दी, उसके बाद आप कुछ और डाल रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा, आप एक फ्लो के साथ चलिए। आप अगर किसी टॉपिक के बारे में बता रहे हैं कि क्या है, उसके बाद इसकी भूमिका बता रहे हैं प्राचीन भारत से वर्तमान तक, तो सीधे उसी को कनेक्ट कर दिए 40 से 50 वर्ड में, ठीक है। उसके बाद आप अगर उसको ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें वर्तमान में क्या चल रहा है, तो 30-40 वर्ड उसके बारे में बताइए। उसके बाद बताइए ये क्यों जरूरी है, क्या उसके लाभ है, किस तरीके से इसको किया जा सकता है वो बताइए। फिर अगर आप उसको सरकार ने क्या काम किया है उसको बता रहे तो उसको लगातार एक साथ लिखिए। उसके बाद बताएंगे कि भविष्य में इसमें क्या हो सकता है उसको एक साथ बताइए, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपको लगता है कि इसको एंडिंग करना है तो एंडिंग एक बैलेंस अप्रोच के साथ, ऐसा नहीं कि मतलब आप एक ही सेक्टर का लिख रहे हो। ऐसे होता है बच्चों, बैलेंस होता है, उसमें उसकी तारीफ भी की जाती है, टॉपिक के बारे में थोड़ा सा कमियों का उजागर भी किया जाता है, तारीफ भी की जाएगी, कमियां भी बताई जाएंगी, और बैलेंस रख के ऐसा बताया जाएगा कि हाँ बढ़िया चल रहा है इस तरीके से, मतलब नेगेटिव ज्यादा नहीं
नहीं लिखना है, पॉजिटिव भी लिखना है, कुछ नेगेटिव भी लिख सकते हो, लेकिन उसको ऐसा बनाना कि वो नेगेटिव भी बाद में क्या करने लग जाए कि आपके लेखन से लगने लगे हाँ कहे तो ठीक है टाइप का, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप तीनों सेक्टर के ऐसे, यानी आपके लिए बहुत बड़ा टास्क है बच्चों, 10-10-10 यानी 30 ऐसे अगर आपको तैयार करने हैं तो अब 30 ऐसे के बेसिस पे आप तीनों सेक्टर के ऐसे, और लेकिन ये ऐसे तब आप तैयार करना, पहले मेंटली ये तैयार हो जाओ कि आप किस सेक्टर के ऐसे को लिखने वाले हो, उसी सेक्टर पे ध्यान कंसंट्रेट करना शुरू कर दो। पहला स्टेप यही होना चाहिए। अगर आपने सोच दिया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या विज्ञान और पर्यावरण, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या क्या हुआ है साइंस में, स्पेस टेक्नोलॉजी को ले आइए, चंद्रयान को ले आइए, सूर्य मिशन को लेके आइए, ये करंट से लिंक करेगा आपका, ठीक है। भारत का जो भारत का जो स्पेस प्रोग्राम था वो कहां से शुरू हुआ, और इसके अलावा भारत जो अलग अलग टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी में कहां है, दूसरी टेक्नोलॉजी में कहां है, बायो टेक्नोलॉजी में कहां है, तो आपको उससे क्या फायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं, इस सारी चीज को आप क्या करके लाइए, एक साथ मतलब पॉइंट वाइज बनाइए, देन आप उसी पॉइंट वाइज के बेसिस पे क्या करेंगे, एग्जामिनेशन हॉल पे काम करेंगे, ठीक है। एनवायरमेंट और साइंस का कनेक्शन भी पूछ सकता है, तो इस तरीके का एक अप्रोच अपनाना होगा आपको, जिससे आपको ऐसे राइटिंग लिखने में बहुत क्या हो सकते हैं, हेल्प हो सकती है। तो ये मेरा सजेशन है बच्चों, आप लोगों को सही डायरेक्शन, सही दिशा देना मेरा काम है ऐसे राइटिंग के, क्योंकि बच्चे काफी परेशान नजर आ रहे थे कि ऐसे शुरुआत कहां से करें। यही सबसे बेहतर तरीका हो सकता है आपको ऐसे इसको काम करने का, और ये स्टार्टिंग में मुश्किल होता है, आपको 10 दिन 15 दिन दिक्कत आएगी कि यार नहीं बन पा रहा, लेकिन जहां से आप उसकी पॉइंट वाइज उस टॉपिक को समझने लगेंगे, देन उसी पॉइंट को आपको वाक्य के रूप में एग्जामिनेशन हॉल पे क्या करना है, लिखना है, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम आएगी, लेकिन समस्याओं का समाधान तभी होता है जब आप समस्याओं को मतलब समस्याओं की ओर, समस्याओं को फेस करोगे। जब समस्याओं को फेस करोगे यानी उसका सामना करोगे, तभी तो आपको रास्ता पता चलेगा ना। अब बैठे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे, कभी कुछ पढ़ रहे, अता पता है नहीं, और कह रहे हैं कि हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस देंगे, और लिखना लुकना कुछ हो नहीं रहा, तो फिर ऐसी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो मेरी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, आप इस चीज़ पे विशेष तौर पर ध्यान देंगे कि ऐसे राइटिंग को किस तरीके से आगे आपको लेके जाना है, ठीक है। एक बार इस तरीके से कोशिश करना, आपको नुकसान नहीं होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा, आपको इससे नुकसान नहीं होगा अगर आप इस चीज़ को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग बेहतर करेंगे, मुझे उम्मीद है। आप जीएस वाला पेपर, जो पहला पेपर, उसको सही तरीके से तैयार कर पा रहे होंगे, अपना मेहनत कर रहे होंगे, आप हिंदी ड्राफ्टिंग पे आप काम कर रहे होंगे, साथ ही साथ ऐसे राइटिंग पे अब आप शुरुआत कर देंगे, तो जिसके अच्छे मार्क्स हैं, ठीक ठाक मार्क्स हैं, 105 से ऊपर 103, 104 जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इसके अलावा महिलाएं जो 97, 98 से ऊपर है, सभी लगभग प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। इसका देखो स्टार्टिंग में कह रहे थे ना मेरे इतने नंबर हैं, वो लिमिटेड होते हैं, 200-250 बच्चे होंगे, वो उसके बाद का पता ही नहीं है, उसके बाद सामने आ ही नहीं रहे। देखो वीडियोस का आपने देखा होगा, कल जो मैंने क्लास बताई थी, कितने लोगों ने देखी, 2-2,500 बच्चों ने, तो 2-2,500 तो निकलना ही है ना, वही है वो लिमिटेड, वो मतलब फिक्स रहेंगे, आपका वो कट ऑफ उसी के आसपास की वो रहने वाली है, ठीक है, जितना मैंने आपको बताया था। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।